हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो आज से हम लोग बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री के भी चैप्टर्स को कवर करेंगे। जैसा कि चैनल का नाम से ही है बेसिकली कि जेई फिजिक्स एंड पीसी। तो पीसी डेट मीन्स फिजिकल केमिस्ट्री। तो हम लोग 11th एंड 12th के भी चैप्टर्स को एक एक चैप्टर्स को जो भी है फिजिकल केमिस्ट्री के उसको भी कंसीडर करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर से। 11th का फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू मतलब कि 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। मतलब कि सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट मतलब कि फॉर्मूला को जो कि आपको याद रखना है, आगे यूज है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट आपको याद रखना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। सेकेंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। देन थर्ड नंबर बात करें स्पेसिफिक चार्ज। तो स्पेसिफिक चार्ज बेसिकली होता है चार्ज अपॉन मास का रेशियो दैट इज इक्वल्स टू -1.758 इंटू 10 टू द पावर 11। बेसिकली 1 AMU की बात करें तो 1 AMU इज इक्वल्स टू होता है आपका 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर देखिए, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन AMU। तो इसका बेसिकली ये आपको बस याद रखना है अप्रोक्सीमेटली 0 होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU। और वही बात करें फिफ्थ नंबर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 1837। आइए आगे बात करते हैं सिक्स नंबर मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है आपका m अपॉन √1 - v² अपॉन c², वेयर v अपॉन c बेसिकली मान के चलते हैं कि 1 से काफ़ी कम होगा या फिर नेगलेक्ट भी कर सकते हैं इसको। तो ओवरऑल मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन हो गया, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, c इज द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एंड ms आपका यहाँ पर है मास ऑफ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, जिसका की वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। ना आगे बढ़ते हैं सेवन नंबर, जिसे देखिए ओवरऑल आपका सेवन नंबर है चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। दैट मीन्स ये आप हम लोग बेसिकली फिजिक्स में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखे हैं, Q इज इक्वल्स टू एन ई होता है, मास इज मतलब चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, वेयर ई हो जाएगा आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एन आप लिख सकते हैं कोई भी इंटीजर। और बेसिकली Q इज इक्वल्स टू एन ई पर कुछ क्वेश्चन भी PYQ बन सकता है। तो आगे बात करते हैं एट नंबर समझते हैं द नेचर और E/m रेशियो ऑफ एनोड rays depends upon the nature of gas present in the cathode ray tube in the discovery of proton। बेसिकली ये इस टाइप का मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो है एसर्शन रीजन में पूछ सकता है। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर इम्पोर्टेंट है, मतलब फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल्स में इसका यूज है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है हमारे पास -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और जिसका कि रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा -1। और बात करें चार्ज ऑफ प्रोटॉन तो प्लस हो जाएगा +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन होता है 0। और रिलेटिव चार्ज की वही बात करें तो रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1 होता है, प्रोटॉन के लिए +1 होता है और न्यूट्रॉन के लिए 0 होता है। और आगे बात करते हैं मास के बारे में, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, और ये भी अप्रोक्स सेम ही होता है ना। आगे बात करते हैं 10 नंबर आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। अब ये भी मतलब असर्शन रीजन में पूछ सकता है क्वेश्चन। तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स किसको कहते हैं? आइसोटोप्स मतलब जिसका कि सेम एटॉमिक नंबर होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगा इन आइसोटोप्स। और वहीं बात करें आइसोबार्स की, तो आइसोबार्स में आपका मास नंबर सेम होगा और फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी आपका डिफरेंट होगा आइसोबार्स के केस में। और वहीं बात करें आइसोटोन्स या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है, तो आइसोटोन्स या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है जिसका कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट
हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसका न्यूट्रॉन सेम हो। तो इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर बेसिकली इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे कार्बन है आपका 6 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 13। और वही बात करें मान लो नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के केस में 7 हो गया एटॉमिक नंबर, 14 हो गया मास नंबर। तो ओवरऑल न्यूट्रॉन क्या होगा, तो बेसिकली आपको पता है न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है मास नंबर माइनस, बेसिकली मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ए माइनस जेड। तो वही कंसेप्ट यहाँ लगा है न्यूट्रॉन निकालने के लिए। तो न्यूट्रॉन हो जाएगा यहाँ पर कार्बन के केस में हो जाएगा 13 - 6 जो कि 7 हो गया, और नाइट्रोजन में हो गया 14 - 7 जो फिर वही 7 ही होगा। तो बेसिकली दोनों का न्यूट्रॉन सेम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोटॉन्स या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। तो आगे बात करते हैं बेसिकली। अब ये देखो ये जेईई मेंस 2024 में डायरेक्ट मतलब ट्रू फॉल्स में पूछा गया क्वेश्चन है। कैंडेला, कैंडेला क्या होता है बेसिकली, तो कैंडेला होता है आपका लुमिनियस इंटेंसिटी। कैंडेला इज द लुमिनियस इंटेंसिटी ऑफ सोर्स, देखो luminous intensity of source that emit the monochromatic radiation of frequency 540 into 10 to the power 12 hertz and has a radiant intensity of 1/683 watt per स्टेरेडियन। बेसिकली आप पीवाईक्यू मतलब देख सकते हो, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया है और उसमें ये डाटा बस पूछा था कि ओवरऑल मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो 540 इंटू 10 to the power 12 हर्ट्ज, और रेडियंट इंटेंसिटी ओवरऑल 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। तो इस पर क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में। तो वही आगे बात करते हैं। 2023 और 2024 में देखो जेईई मेंस में यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियॉन्स और रेडियस ऑफ एटम। इसमें बहुत मतलब कंफ्यूजन होता है बहुत स्टूडेंट को, बहुत ही आसान है, इसको सिंसियर ढंग से देखिए। ओवरऑल रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है आर इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3। ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, जहाँ की ए क्या है, ए है आपका मास नंबर। और वही बात करें रेडियस ऑफ एटम की, तो रेडियस ऑफ एटम होता है आर इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, जहाँ एन हो जाएगा आपका जिस ऑर्बिट में होगा और जेड हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर। तो ये होता है बेसिकली दोनों में डिफरेंस। और वही बात करें हेनरीज मोसलेज एक्सपेरिमेंट, अब इस पर भी ग्राफ में क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में। तो ये बस याद रखना अंडर रूट म्यू इज इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस बी, और इसका ग्राफ ये बनता है अंडर रूट म्यू वर्सेस जेड का ग्राफ ये होता है स्ट्रेट लाइन। जेड है एटॉमिक नंबर, म्यू है फ्रीक्वेंसी। ये सब जेईई मेंस का ही पीवाईक्यू है बेसिकली। तो अब हम लोग इस चैप्टर का मेन जो कंसेप्ट है उस पर आते हैं। तो थ्योरी के कंसेप्ट की बात करते हैं। तो बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में बहुत सारे थ्योरी एंड पोस्टुलेट्स के बारे में भी पढ़ना है, तो वहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फर्स्ट थ्योरी गिवन है, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग को पढ़ना है। तो देखो इस पर बेसिकली असर्शन रीजन में डायरेक्ट सवाल आया हुआ है, ये सब जो अंडरलाइंड है मतलब कि इस पर घुमाता है क्वेश्चन, तो आप बढ़िया से देखना है एक एक कंसेप्ट को। जेईई मेंस 2024 में 20 में और इवन इफ 2025 में भी इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स की। तो फर्स्ट पोस्टुलेट डाल्टन ने दिया था कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। बेसिकली डाल्टन्स के अनुसार बताया गया कि मैटर जो होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, मतलब उसको और फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, जो कि गलत है। पोस्टुलेट इसका बना क्योंकि मैटर को तो हम लोग मतलब ब्रेक कर ही सकते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में। तो फर्स्ट पोस्टुलेट ये रहा। सेकेंड की बात करें, सेकेंड पोस्टुलेट है डाल्टन का, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग द आइडेंटिकल मास। तो ये भी गलत है, पोस्टुलेट है। नाउ थर्ड नंबर बात करें, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है डिफर इन मास। तो ये भी आगे जाके गलत हुआ, ये भी पोस्टुलेट है। नाउ फोर्थ नंबर बात करें, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो। फिफ्थ नंबर, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स and there are neither be created and the
ओवरऑल एटम्स आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये सब बेसिकली डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी है। इस पर क्वेश्चन असर्शन रीजन में डायरेक्ट पूछा गया है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे बेसिकली इसके ड्रॉबैक्स के बारे में। तो डाल्टन्स के ड्रॉबैक्स की बात करें बेसिकली, तो डाल्टन्स के ड्रॉबैक्स में फर्स्ट ड्रॉबैक था ओवरऑल कि ऑल द एटम्स कैन बी सब डिवाइडेड इन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। वही जो हम मतलब पीछे बोले थे बेसिकली कि हम लोग एटम्स को डिवाइड कर सकते हैं। एंड सेकेंड था कि दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द आइसोटॉप्स एंड ऑल्सो आइसोबार्स। तो इस दोनों को भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा था डाल्टन का थ्योरी। और वहीं फोर्थ नंबर बात करें, इट कुड नॉट प्रोवाइड द रीजन फॉर कंबाइनिंग ऑफ एटम्स। एटम्स के कॉम्बिनेशन के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन ये मतलब नहीं बता रहा था डाल्टन्स। नाउ वही बात करें, एक नोट देख लीजिए यहाँ पर, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड वेरी सक्सेसफुली। बेसिकली डाल्टन जो है ये सब लॉज को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था। तो इस पर भी क्वेश्चन आगे बन सकता है ना। अब हम लोग आगे बात करते हैं, तो एटॉमिक मॉडल्स की बात करते हैं। तो एटॉमिक मॉडल्स में भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो कि अपना अपना थ्योरी दिए हैं। तो एटॉमिक मॉडल्स में सबसे पहला थॉमसन्स मॉडल के बारे में पढ़ना है, देन आफ्टर रदरफोर्ड्स मॉडल, देन बोहर्स मॉडल, देन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो ओवरऑल 4 मॉडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एटॉमिक मॉडल के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस पर डायरेक्ट जेईई मेंस में ओवरऑल सर्सन रीजन में क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मतलब थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल फर्स्ट है, स्टार्ट करते हैं। Supposed that an atom is shaped like a sphere with a radius of approximately 10 to the power minus 10 meter, where there is positive charge is uniformly distributed. And second point, the electrons are embedded in this sphere so as to give the most stable electrostatic arrangement. And third point, Thomson's atomic model resembles a spherical plum pudding model as well as watermelon model भी इसको बेसिकली कहा गया आगे। नाउ थॉमसन्स के कुछ लिमिटेशंस भी थे, उसको भी देख लेते हैं। थॉमसन्स लिमिटेशंस था बेसिकली कि he failed to explain how the positive charge holds on the electron inside the atom, and it also failed to explain the atom's stability. एंड आगे बात करते हैं, द थ्योरी डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया था। एंड इट डज नॉट कंसीडर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम बेसिकली कंसीडर्ड बाय थॉमसन्स मॉडल। मतलब कि ओवरऑल थॉमसन ने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम को कंसीडर किया था। दैट मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ये सब कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं बेसिकली सेकेंड है हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बात करें बेसिकली, तो रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट हैंस गैगर एंड अर्नस्ट मायरस्टेन। बेसिकली ये दो साइंटिस्ट था, उसी का स्टूडेंट था जो कि जिसके साथ ओवरऑल ये मॉडल तैयार किया गया था। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बात करें तो दे परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट वेयर दे बॉम्बार्डेड द वेरी थीन गोल्ड फॉयल विद अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से भी मतलब कहते हैं। ओवरऑल इसने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कि एक मतलब कि अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पर बम्बार्डमेंट किया था एक लैब में, जिसका कि सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल की बात करें तो वो आपका रेडियम और पोलेडियम है। और ओवरऑल ऑब्जर्वेशन की बात करें रदरफोर्ड का क्या ऑब्जर्वेशन था, तो इसका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विद एनी डिफ्लेक्शन, मतलब विदाउट डिफ्लेक्शन। एंड सेकेंड पॉइंट था कि ओवरऑल सम अल्फा पार्टिकल वेर डिफ्लेक्टेड बाय गोल्ड शीट बाय वेरी स्मॉल एंगल्स। एंड थर्ड पॉइंट है ओवरऑल कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल
1 out of 2 मतलब 20,000 were deflected by 180 डिग्री एंगल। तो ये सब ऑब्जर्वेशन था रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट का। तो बेसिकली इसमें कंक्लूजन क्या निकल के आता है, तो ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन निकलता है इसमें कि ओवरऑल मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। इससे मतलब ये पता चल गया कि एटम्स के अंदर बहुत सारे स्पेस जो होते हैं वो एम्प्टी होते हैं, खाली होते हैं। एंड सेकंड था कि द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास इज concentrated in a very small volume, that is the in the nucleus। एंड थर्ड पॉइंट था कि ओवरऑल द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम। एंड ऑल्सो द रेडियस ऑफ एन एटम इज अबाउट 10 to the power minus 10 meter, while that of positive charge is not uniformly distributed। और न्यूक्लियस का हो जाएगा साइज 10 to the power minus 15 मीटर, दैट इज 1 फर्मी। तो ये सब कंक्लूजन था रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट का। इस पर भी असर्शन रीजन में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारे थ्योरी वाले पॉइंट्स आपको फिर से एक बार पढ़ना होगा, याद रखना है सारे पॉइंट्स। ना आगे बात करते हैं 20 नंबर। देखिए अब कुछ फॉर्मूला है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज है इसका। तो बेसिकली फर्स्ट है ओवरऑल रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो ये इसका रेशियो होता है ओवरऑल। मतलब कि देखो रेडियस ऑफ एटम क्या होता है 10 to the power minus 10, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है 10 to the power minus 15। तो इस दोनों को रेशियो लेंगे तो ओवरऑल 10 to the power 5 आएगा। तो ये इसका रेडियस का रेशियो होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज है। 21 नंबर देखिए ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर बेसिकली क्या होता है, पहले ये बताओ। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो बस इसी का इसमें यूज है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ एटम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, एटम के केस में लिखिए। उसके बाद न्यूक्लियस के केस में लिखो। तो रेडियस मतलब देखो 4/3 पाई 4/3 पाई तो कट ही जाएगा, बचा आर क्यूब। तो रेडियस होता है आपको पता है 10 to the power minus 10 होता है एटम के केस में, और 10 to the power minus 15 होता है न्यूक्लियस के केस में। तो बस ओवरऑल क्यूब कर देना है। तो ओवरऑल वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा 10 to the power 15। तो इस पर भी डायरेक्ट जेईई मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। और वही बात करें डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी हाई एंड कांस्टेंट, ये भी याद रखना है। एंड 22 नंबर देखिए नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। जेड इज द एटॉमिक नंबर, और इस ये बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा/2 भी है, और 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर भी है, याद रखना है ना। आगे बात करते हैं 23 नंबर है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा हमारे पास, अभी तुरंत पढ़ें, बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब वही है ए के बारे में बात कर रहा है। तो रेडियस बेसिकली रेडियस ऑफ न्यूक्लियस में आपको याद रखना है रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3 होता है। और वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ आता है आर नोट जो कि कांस्टेंट होता है, दैट इज 1.13 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर होता है, और ए आपका मास नंबर होता है। तो ओवरऑल रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3 आपको याद रखना है। तो आगे बात करते हैं बेसिकली की बात करें तो इसमें भी कंक्लूजन निकल के आता है ये ओवरऑल की फर्स्ट the positively charged particles and most of the mass of an atom was concentrated in an extremely small volume called nucleus, and nucleus is surrounded by the revolving electrons। एंड थर्ड पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व एट विथ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट्स। सर्कुलर पाथ में बेसिकली इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में पता चला था। और वही बात करें बेसिकली सबसे पहले पॉइंट ये समझिए आगे कॉन्सेप्ट के लिए कि ओवरऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, दैट इज के Q1 Q2 अपॉन R होता है। जिसमें कि बेसिकली देखा जाए तो देखो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, R डिस्टेंस पर है। तो फोर्स क्या होता था के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता था, जहाँ की के होता था 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े हैं, तो उसी का कॉन्सेप्ट आगे इस्तेमाल है देखो।
तो बेसिकली हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात करें तो इससे पहले हम एक दो कॉन्सेप्ट और समझेंगे। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यदि करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, के इन ओवरऑल। देखो, पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, बेसिकली न्यूक्लियस ही है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो के इंटू जेड इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर होता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें डेट इज एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यदि दोनों को बराबर करते हैं तो ये आता है निकल के, और इसको सॉल्व करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आता है आपका हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, वेयर जेड ई आपका चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है, ई आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और 2e आपका चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। एक एक पॉइंट बारीकी से लिखा गया है। तो अब बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में हमको क्या याद रखना है। तो देखो, बेसिकली ये आपका अल्फा पार्टिकल है जो कि हम v वेलोसिटी से यहाँ से रिलीज किए, और रिलीज बेसिकली हाँ किए हैं एक न्यूक्लियस के ऊपर, और ये मान लो आया 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 इस पॉइंट पर आया, आर नोट डिस्टेंस पर आया और रुक गया। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो हो गया उस अल्फा पार्टिकल का, और इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर था, पोटेंशियल एनर्जी जीरो था, और इस पॉइंट पर आया तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो हो गया, और पोटेंशियल एनर्जी हो गया के जेड ई इंटू 2e अपॉन आर नॉट, और ये आर नॉट आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ही है। तो बेसिकली वही हमको निकालना है। तो बस करना क्या है, कुछ नहीं करना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बस करना है। काइनेटिक एनर्जी पता है हाफ एम वी स्क्वायर है आपको दिया हुआ, और पोटेंशियल एनर्जी आपको दिया हुआ 2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर नॉट। तो इसको बेसिकली जब सॉल्व करते हैं तो ओवरऑल आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहीं से देखो आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड है, आर नॉट मतलब वही है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर भी है, डेट इज पी इज इक्वल्स टू एम वी, आपको पता है मोमेंटम होता है। तो ओवरऑल इसको सॉल्व करते हैं तो आर नॉट इज इक्वल्स टू निकल के आता है 4 के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। दिस इज द क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और इसको ऐसे भी लिखते हैं 4 एम के जेड ई स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो ये बेसिकली आपको याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से बनेगा, डायरेक्ट पूछ सकता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताइए, तो बस करना क्या है 4 के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, और या फिर निकाल भी सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी करके। तो अब आगे बात करते हैं। तो अगला है हमारे पास ड्रॉबैक्स या फिर लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स था रदरफोर्ड के मॉडल में, तो उसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स emit energy in the form of electromagnetic radiations, where the electrons come closer to the nucleus spirally and finally will collapse in nucleus। बेसिकली मैक्सवेल के अनुसार देखा गया कि उसने एक स्टेटमेंट दिया कि जो भी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है वो आपका एनर्जी इमिट करता है, और बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और वो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के क्लोज स्पाइरली आना आता है, बेसिकली घूमते घूमते। तो वही मैक्सवेल ने कहा, और कोलैप्स हो जाता है आपका न्यूक्लियस में आके। तो but the Rutherford atomic model could not explain the arrangement of electrons in an atom and also could not explain the stability of atom। तो बेसिकली रदरफोर्ड जो है इसको मैक्सवेल के स्टेटमेंट को फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए इसका ड्रॉबैक बन गया यहाँ पर। तो इसको भी याद रखना है, डायरेक्ट इंसर्शन रीजन में क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही कॉन्सेप्ट कवर करते हैं, और जो भी बचा हुआ कॉन्सेप्ट है जैसे कि आपका बेसिकली डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से और बाकी पार्टिकल थ्योरी, वेव थ्योरी के ऊपर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे कवर करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एवरीवन, तो आज के लिए इतना ही।